Good afternoon, students. Today we shall read your 10th story, that is An Alien Hand. एलियन मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को हम पहली बार देख रहे हैं, कोई चीज़ अगर स्ट्रेंज है, नया है, तो उसे हम एलियन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में देखेंगे हम कि कौन सा चीज़ ऐसा नया चीज़ है जिसको पहले से कभी देखा नहीं गया है, उसको नए तरीके से देखा गया है इस चैप्टर में। दिस इज़ द लास्ट स्टोरी ऑफ योर स्टोरी बुक। सो हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? सो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि मार्स के लिए जो वाइकिंग मिशन किया गया था, क्या आपको उसके बारे में पता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वॉज कम्पोज ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। तो जो नासा है, जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, यूएसए का, उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने मार्स को एक मिशन भेजा था, मिशन पे था मार्स का एक, उसका नाम था वाइकिंग मिशन। सो उसमें 2 स्पेसक्राफ्ट थे, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। 2 स्पेसक्राफ्ट थे, 2 ऐसे यान मार्स को भेजे गए थे। सो ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर। दोनों में ऑर्बिटर भी थे और लैंडर भी थे। ऑर्बिटर मतलब जो मार्स के चारों तरफ घूमेगा, उसे ऑर्बिटर बोलते हैं। और लैंडर मतलब जो मार्स के लैंड में लैंड करेगा, वहाँ पर नीचे उतरेगा, उसे लैंडर बोलते हैं। The primary objectives were to object images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था उस मिशन का, कि वो मार्स के कुछ इमेजेस लेंगे और मार्स के जो सरफेस है उसके सरफेस के कुछ मिट्टी लेंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर लाइफ का कोई साइन है या नहीं। लाइफ मतलब जीवन का कोई संधान है या नहीं, वो लोग उसे सर्च करने के लिए वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 मिशन उन्होंने भेजा था, स्पेसक्राफ्ट। Viking 1 was launched on 20th August 1975 and arrived at Mars on 19th June 1976. Viking 2 was launched on 9th September 1975 and entered Mars orbit on 7th August 1976. सो इसका टाइम है, ये कब वहाँ पर लॉन्च हुआ था और कब मार्स पर पहुँचा था, दोनों ही स्पेसक्राफ्ट का। Besides taking photographs and collecting other science data on Martian surface, the 2 landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. तो ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट थे, उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए और उन्होंने 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, जिससे पता चलेगा कि वहाँ पर जीवन का संधान है या नहीं मार्स पर। As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. तो अभी तक जो पता चला है उससे पता चला है कि वहाँ पर कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी साइन नहीं मिला है मार्स पर। सो हम देखेंगे इस स्टोरी में क्या है। Tillu and its parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. यहाँ पर टिल्लू एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक प्लानेट के बीनीथ मतलब अंडर, उनके नीचे रह रहे हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड कंडीशन में, वो नेचुरल कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, नेचुरल परिवेश में नहीं रह रहे हैं, वो लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में रह रहे हैं। टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। टिल्लू जो बच्चा है इस स्टोरी में, उसने सिर्फ स्टार्स और सन्स के बारे में सिर्फ सुना है, उसने कभी देखा नहीं है। ही हैज़ नेवर सीन देम, उसने कभी भी स्टार्स और सन को नहीं देखा है। टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू ए सीक्रेट पैसेज एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट। टिल्लू के फादर एक सीक्रेट पैसेज में से देकर वहाँ पर जाते हैं और टिल्लू जानना चाहता है कि उसके फादर कहाँ जाते हैं। सो नाउ वी विल सी द स्टोरी।
Tillu, how often have you been told not to go that way? But why does daddy go there every day? उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम्हें कितनी बार मना किया गया है कि तुम वहाँ मत जाओ, और वो पूछ रहा है कि पापा वहाँ पर क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि ये उनका जॉब है, वहाँ पर जाकर वो काम करते हैं। दैट्स वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वो एक अंडरग्राउंड पैसेज था, मिट्टी के नीचे एक पैसेज, एक रास्ता बनाया गया था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग द पैसेज, उस पैसेज में से टिल्लू के जो फादर थे वो जाते थे काम पर। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन से वो वापस भी आते थे। व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, तो टिल्लू का क्वेश्चन था कि वो जो रूट में से, जिस पैसेज में से जाते हैं, उसके एंड में क्या है, वो कहाँ जाते हैं उसके फादर। नॉट ओनली टिल्लू बट ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, वहाँ पर जो लोग रहते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि वो पैसेज में से वो लोग कहाँ जाते हैं और क्या काम करते हैं। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के फादर बहुत ऐसे सिलेक्टेड में से लोगों में से थे जो उस पैसेज में से बाहर जा सकते थे। The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. तो ये कॉन्वर्सेशन है, जो ये बातचीत है, ये टिल्लू और उसके फादर के बीच होता है, उसके मदर के बीच होता है, जब भी वो अपने पापा के पीछे पीछे जाने के लिए फोर्स करता है। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज का दिन थोड़ा डिफरेंट था। टिल्लू's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. siesta मतलब एक रेस्ट, एक शॉर्ट रेस्ट नहीं रहे थे, एक थोड़ी देर, एक लंच के बाद वो रेस्ट कर रहे थे। तो उसी वक्त टिल्लू को क्या मिल गया? टिल्लू को वो सिक्योरिटी कार्ड मिल गया। सिक्योरिटी कार्ड एक कार्ड होता है जिसको वो लोग स्वाइप करके वो एक दरवाज़ा खोलते हैं, उससे बाहर जाते हैं, उसी पैसेज में से, जैसे एटीएम में होता है। एटीएम कार्ड को स्वाइप करने के बाद ही आप लोग एटीएम में जा सकते हो। देन अवॉइडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। तो टिल्लू अपने माँ की आंखों को धोखा देके वहाँ से चला जाता है। ए मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, वहाँ पर एक मेटल, किसी भी मेटल से तैयार हुआ एक डोर उसकी एंट्री को रोकता है। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू ए स्लॉट, ही डिड द सेम, उसने भी वही किया, उसके फादर जो करते थे, उसने वो कार्ड यूज़ किया डोर को ओपन करने के लिए। ए वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, बहुत ही अच्छी तरह से लीड किया हुआ, लाइटेड हुआ पैसेज ओपन होता है। Snatching the card which has come out of another slot in the wall, Tillu started his march along the gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. तो वहाँ पर और एक दरवाज़ा था, उसे भी उसी ने एक कार्ड से स्वाइप किया और वो चला। तो वो कहाँ पर पहुँचा? उस पैसेज के एंड में वो लोग जिस प्लैनेट में, जिस ग्रह में रह रहे थे, उसका जो सरफेस वाला एरिया था वो एरिया था। तो वो लोग कहाँ रह रहे थे? वो प्लैनेट के अंडरग्राउंड में रहते थे, प्लैनेट के अंदर रहते थे। तो वो उस एरिया में से देखकर उसने प्लैनेट के सरफेस में पहुँच गया, वो टिल्लू ऊपर पहुँच गया। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन if it was daytime, or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. So टिल्लू देखता है ऊपर, क्या सन है ऊपर या फिर स्टार है, दिन है या रात है, वो जानने के लिए देखता है, जिसके बारे में उसने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। बट alas, that was not to be, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे वहाँ पर पैसेज में, उनको थोड़ा कमज़ोर समझ रहा था टिल्लू। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस आर ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, sent his picture to the central bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder. So
उसके आगे बढ़ने से पहले, उसके पूरा सरफेस में जाने से पहले ही ऐसे कुछ मशीन्स थे जिसने सेंट्रल ब्यूरो को ये इन्फॉर्मेशन भेज दिया था कि कोई इंट्रूडर आ गया है, कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा है। सो वो ऊपर जाने से पहले ही उसके शोल्डर पर किसी का हैवी हैंड लग गया, कोई आकर उसे पकड़ता है। जेंटली बट फैमिली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एंग्शियस एंड एंग्री मदर। सो जो सिक्योरिटी स्टाफ थे उस पैसेज में उसे वहाँ से लेकर उसके घर पहुँचा देते हैं, जहाँ पर उसकी मदर बहुत ही एंग्री थी उसमें। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. So जब उससे गाली मिल रहा था उसके मम्मी से, तभी उसे एक हेल्प मिला। Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. उसके फादर बोलते हैं, चलो चलो मुझे इसे समझाने दो, मैं इसे समझाता हूँ। If he is properly briefed, he will not do such a thing again. अगर उसे ठीक तरह से हमें समझा देंगे तो ये ऐसे काम बार बार नहीं करेगा। उसके फादर बोलते हैं, Listen till you, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसे सरफेस में काम करता हूँ जहाँ पर कोई ऑर्डिनरी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं जी सकता, क्योंकि एयर वहाँ पर बहुत थिन होता है जो कि ब्रीदिंग करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिससे कि आप डेथ तक फ्रीज भी हो सकते हो, आपकी जान भी जा सकती है। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? लेकिन आप वहाँ पर कैसे रह सकते हो, आप वहाँ पर कैसे काम करते हो? बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके जाता हूँ। इन अ स्पेशल सूट विथ रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन, मेरे साथ ऑक्सीजन का रिजर्वर होता है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, जिससे कि मैं खुद वार्म रखता हूँ, क्योंकि मेरे बूट्स भी स्पेशली डिज़ाइंड है वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर चलने के लिए। व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी दिया गया है कि मैं वहाँ पर काम कर सकूँ, रह सकूँ। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. उसके फादर बोल रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था जहाँ पर हमारे forefathers, हमारे पहले जो लोग थे इस प्लानेट में, वो अच्छी तरह से नेचुरली वहाँ पर रह सकते थे सरफेस पर। Indeed, they did so for millions of years. कि उन्होंने millions of years तक वहाँ पर रहा था, वहाँ पर वो जी रहे थे लाइफ नॉर्मली। बट टाइम्स चेंज, लेकिन समय चेंज हो गया। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस टर्न्ड होस्टाइल। सो जो सन हमें उस टाइम खाना दे रहा था, हमारी जीवन को बचा रहा था, वही होस्टाइल हो गया, वही हमारा दुश्मन बन गया। इट चेंज ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशेंट टू ऑफसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लानेट। थोड़ा सा चेंज आ गया उसमें, लेकिन वो चेंज इतना सफिशेंट था कि नेचर की बैलेंस को उसने ख़राब कर दिया, जिससे कि हम अभी सरफेस में नहीं रह रहे, हम अंडरग्राउंड में रह रहे हैं। ये टिल्लू के फादर उसको समझा रहे हैं। फर्स्ट द birds became extinct, the animals followed, the fish could not bear it anymore either. We managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under artificial conditions. उसके फादर उसको समझा रहे हैं कि पहले बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए, पहले बर्ड्स सारे मर गए, उसके बाद एनिमल्स, उसके बाद फिश, और हम जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से हम जी रहे हैं, और हमने आर्टिफिशियल कंडीशन बना लिया अंडरग्राउंड में। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशेंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमारे पास सोलर एनर्जी है, इसीलिए हम लाइफ को कंफर्टेबल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ से। बट द मशीन्स which make that possible must always be in good working conditions. लेकिन उसके फादर समझा रहे हैं कि जिस आर्टिफिशियल कंडीशन में रह रहे हैं, वहाँ पर जो मशीन्स काम कर रहे हैं, वो उस मशीन्स का अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है,
Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to service them. So मेरा काम है सरफेस पर जो मशीन्स लगे हुए हैं उनको ठीक तरह से रखना, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है ये चेक करते रहना। इसीलिए मैं इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर सरफेस में जाता हूँ और मुझे इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है। ये सारी बातें टिल्लू के फादर उसको समझा रहे हैं। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, वो पूछ रहा है कि क्या मैं ये टीम ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर, उसके पापा ने बोला ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन, बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं वही करना पड़ेगा। हिज मदर हैड एज यूजल द लास्ट वर्ड, उसके माँ ने उसको समझाया। ओके स्टूडेंट्स, we shall see the next units in the next videos.